नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। और साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भर चुके हैं, यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सीरीज जो है रामबाण साबित सिद्ध होगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पर हम जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और लगातार जो है हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है चैनल पे। तो आप सभी साथी उन सभी वीडियो को भी जरूर देखेंगे, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उसमें सीक्वेंस से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट है जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। यहाँ पर हमको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ए, ओ और ओ। तो यहाँ पर दोस्तों जो बड़ा ऊ है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि जो बड़ा ऊ है दोस्तों वह संयुक्त स्वर नहीं है। ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो हर स्वर के अंदर 4 स्वर आते हैं, जिनमें ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। दीर्घ स्वर में आ आता है, बड़ी ई आता है और बड़ा ऊ आता है। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत दोस्तों ए, ओ और औ जो है आता है। दोस्तों आज की जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं दोस्तों। तो 11 स्वर होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह प्रश्न इन्हीं टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, कोई प्रश्न बहुत बाहर से नहीं आता है। तो आप दोस्तों यह कोशिश कीजिए कि आप प्रश्नों को बार बार 1 से 2 बार जितना से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट होगा। अब दोस्तों आइए प्रश्न नंबर हम 2 देखेंगे कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। यहाँ पर जो सेंटेंस है दोस्तों कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा यह बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो अल्प विराम लगेगा वह जो है विकल्प बी, यानी कि अल्प विराम लगेगा, यानी कि कॉमा का प्रयोग होगा। तो कहाँ प्रयोग होगा दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो दोस्तों रामू और रामू के बाद कॉमा का प्रयोग होगा कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है। अब दोस्तों बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर भी एक ठहराव की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी हम कॉमा का प्रयोग लगा देंगे। और कल उसकी टांग टूट गई, तो अब यह जो है वाक्य सही हो जाएगा कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी होगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। आपको बताना है कि भारत जो है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि भारत जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ प्रयोग हुआ है। भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान आदि जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि यह जो है, यानी कि हम जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे वाक्य में हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनामों पुरुषों यानी कि स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं और उसके 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों उत्तम पुरुष, जिसके अंतर्गत मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। और जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, 5वां संबंधवाचक और 6वां जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आप जो है इन फैक्ट्स को याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि कंठ का विशेषण होगा, यानी कि हमको कंठ जो शब्द है उसका विशेषण बताना है दोस्तों। कंठी, काठी, कंठक और कंठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि जो ये कंठ लिखा है यह कंठ का विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे दोस्तों कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। द्विकर्मक, सदित सकर्मक, संयुक्त और समस्त धातु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि
वो कौन सी धातुएं कहलाती हैं? सदित सकर्मक धातु। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया सदित सकर्मक धातु कहलाती है। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी जो है वह सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है और तुम अच्छे खिलाड़ी हो। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आप देखिए कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यानी कि आप देख सकते हैं कि ओले की एक विशेषता है कि बहुत ज़्यादा ओले पड़े, यानी कि एक मात्रा की बात हो रही है, यानी कि एक परिमाण की बात हो रही है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ही होगा, यानी कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े वाक्य में अगर हम देखें तो बहुत शब्द बारिश होने की मात्रा के बारे में बता रहा है, अतः यह जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है माली का मालिन, बाघ का बागिन, शेर का शेरनी और सेठ का सेठाइन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि सेठ का सेठाइन। बाकी यहाँ पर माली का मालिन यह सही है, बाघ का बागिन सही है और शेर का शेरनी यह भी सही है। तो दोस्तों यह सेठ का सेठाइन असंगत क्यों है? तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सेठ का सेठाइन लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है, क्योंकि सेठ का सेठानी होता है न कि सेठाइन। तो यहाँ पर सेठ का सेठानी यानी कि यह ई नहीं रहेगा और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तब यह जो है युग्म सही सुमेलित हो जाएगा। तो आप सभी दोस्त याद रखेंगे कि सेठ का क्या होता है दोस्तों? सेठानी होता है, सेठ का सेठानी न कि सेठाइन। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कई बार गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो आप ऐसे छोटे और जो बेसिक प्रश्न हैं उनको आप इतना अपनी पकड़ मजबूत करेंगे कि ऐसे प्रश्न कभी भी गलत आपसे न हो। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी और भय से उसके तो प्राण ही गए। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न में एक वचन वाला वाक्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि कल बहुत वर्षा हुई थी। इस प्रश्न का यह जो है राइट आंसर होगा। कल बहुत वर्षा हुई थी वाक्य एक वचन रूप में है, अन्य सभी वाक्य बहुवचन के रूप में दिए गए हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है दोस्तों। गाय घास चरकर चली गई, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल और प्राचीन काल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग हुआ है, यानी गाय घास चर कर चली गई। तो यह जो है भूतकाल का वाक्य है। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर दोस्तों बताना है कि किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कूलियों ने सामान नहीं उठाया और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि दादी से चला नहीं जाता। यह जो है कैसा वाक्य है? यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। यहाँ पर दादी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से टहला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, ऐसे जो उदाहरण होते हैं वह भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा कि जो भी साथी नए हैं, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से आग्रह है कि आप जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करें। और जो साथी पुराने हैं, पहले से जुड़े हैं चैनल से, उन सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि वह सभी साथी चैनल पर डाली गई सभी वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे, तभी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए आए थे, क्योंकि मैटर बहुत सारा अवेलेबल है। तो जो मैटर यूथ कंपटीशन घटना चक्र में दिया गया है उसी को मैंने पढ़ाया, उनके प्रैक्टिस सेट को मैंने यूज किया, तो वहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो है वह देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप जो है जो है अपना विश्वास कायम करिए एग्जाम फर्स्ट चैनल के साथ, तो आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और यहाँ पर पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए जो है लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आइए साथियों अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 कि दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के साथ पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। यानी कि छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पर बताना है कि सही विभक्ति चिन्ह क्या होगी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर ने जो है वह विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं उपयुक्त वाक्य के संदर्भ में ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होगा। ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया कर्तृवाची तथा अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में होता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर कि छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं, सभी बच्चों ने, यानी कि यहाँ पर जो का लिखा है दोस्तों कि छुट्टियों में सभी बच्चों का, तो यहाँ पर सभी बच्चों का नहीं होगा, यहाँ पर ने का प्रयोग होगा कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, किनमें से कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि अंक जो है यह तत्सम शब्द है। अब दोस्तों एक की पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे कि कई बच्चों को मैंने देखा है कि जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा होता है उसको तत्सम मान लेते हैं। तो दोस्तों आप इस कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे कि जहाँ पर भी जो चंद्र बिंदु लगेगा वह जो है तत्सम शब्द कभी नहीं होगा, बल्कि वह जो है तद्भव शब्द होगा। जैसे अगर एक उदाहरण से देखें दोस्तों तो यहाँ पर गांव लिखा जाता है, तो गांव में आप देखते हैं कि चंद्र बिंदु लगाया जाता है, लेकिन यह तद्भव शब्द होता है, जबकि गांव का तत्सम दोस्तों क्या होता है, ग्राम होता है। इसी तरह आंत जो है यह तत्सम शब्द नहीं होगा दोस्तों, यह तद्भव शब्द है। यहाँ पर जो अंक की मात्रा है यानी अंक जो है यह तत्सम शब्द है, और बाकी आँख, आंत और अंजलि यह सभी जो है तद्भव शब्द हैं। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो आक जो है तद्भव है और इसका तत्सम अर्क होता है, आत का आत्र होता है, और अंक जो है यह तत्सम शब्द है, और अंजलि का दोस्तों यह भी देखा जाए तो यह दोस्तों कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। अगर अंजलि ऐसे लिखा जाता अंग जो और लप और ऐसी छोटी की मात्रा, तब दोस्तों यह तत्सम शब्द हो सकता था। तो दिए गए विकल्प में जो है यह सबसे सटीक जो है आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अंक जो है वह तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर बा उपसर्ग लगा हुआ है। बात जुर्बा शब्द में बा उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे इज्जत में बा उपसर्ग लगाने से बाइज्जत शब्द बना है। बा उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं बाकायदा, बा अदब, बा मौका इत्यादि। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय दोस्तों मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि ई प्रत्यय लगा है, यानी कि बड़ी ई और य यानी कि ई प्रत्यय लगा है अनुकरणीय में। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि आविर्भाव का विलोम शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि आविर्भाव का जो विलोम शब्द है वह तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव, जबकि विरक्त का अनुरक्त, अंत का प्रारंभ और अधोगति का ऊर्ध्वगति जो है वह विलोम शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि उदय का विलोम जो है वह अस्त होगा। बाकी अप्रकट का जो विलोम शब्द है वह प्रकट, परोक्ष का प्रत्यक्ष, डूबना का तैरना, और उदय का जो विलोम शब्द है वह अस्त होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तिमिर, तमिस्त्र, निलय और ध्वांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि निलय जो है वह अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए गए विकल्पों में से निलय अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय के पर्यायवाची शब्द हैं गृहवास, आलय, निकेतन, शाला, सदन इत्यादि। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों कि कोकिला का पर्यायवाची शब्द है तनय, चातक, कोयल और पपीहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कोकिला का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, कोयल होता है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द कोयल है। कोकिला के अन्य पर्यायवाची शब्द दोस्तों कोयल, श्यामा, बसंत दूत और कादम्बरी होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। चिरंतन, शाश्वत, सनातन और अधुनातन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि अधुनातन जो शब्द है वह इन शब्दों से भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य 3 शब्दों के अर्थ हैं लंबे समय से चले आ रहे, यानी कि सतत कालखंड से संबंध है। जैसे चिरंतन, शाश्वत और सनातन, इसका मतलब कि बहुत ही लंबे समय से, यानी कि जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उतने लंबे समय से आ रहे कालखंड को चिरंतन, शाश्वत और सनातन कहा जाता है। 21वां प्रश्न देखेंगे
यहाँ पर कि अम्बु और अम्ब, यहाँ पर बताना है अम्बु और अम्ब। तो यहाँ पर सही शब्द युग्म बताना है कि अम्बु का और अम्ब का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी, यानी कि अम्बु का अर्थ जो है जल होता है और अम्ब का अर्थ होता है जो माता होता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे दोस्तों कि जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो विकल्प, यानी कि जो दिखाई न दे उसके लिए अदृश्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों और कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिसकी मृत्यु न हो उसको अमर कहते हैं, जिसमें प्राण न हो उसको निष्प्राण कहते हैं, और जो नेत्रविहीन हो उसको हम नेत्रहीन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्नों के साथ जो अन्य विकल्प दिए रहते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकेगी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, यानी कि कौन सा इसमें सही है। व्याकरण जानने वाले को वीर प्रसू कहते हैं, या तो गलत लग रहा है दोस्तों। क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, यह भी गलत है। जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, और जो बिना वेतन का काम करता है उसे अवैतनिक। तो दोस्तों यह जो है सही लिखा है, अनेक शब्द का एक शब्द कि जो बिना वेतन का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अवैतनिक कहते हैं। व्याकरण जानने वालों को दोस्तों व्याकरण कहा जाता है, क्षण में नष्ट होने वाले को क्षणभंगुर, और जिसमें सबकी सम्मति है उसको सर्वसम्मति कहा जाता है। तो आप जो है इन सभी फैक्ट्स को भी अपने साथ याद करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि स्वर संधि में किसका मेल होता है दोस्तों, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का और मात्रा का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प, यानी कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जैसे हिमालय, हिमधनालय, जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर एवं व्यंजन दोनों से ही होता है, और इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर तथा व्यंजन दोनों से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 की भर पेट में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि भर पेट में अव्ययी भाव समास है। भर पेट में अव्ययी भाव समास है जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद की प्रधानता होती है तथा वह एक अव्यय के रूप में होता है, वह सामासिक शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे आमरण, भरपेट, आजीवन, यथाशक्ति, यथारूप इत्यादि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो हमको बताना है कि इन चारों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। गोपियाँ कृष्ण की रो में आंखें बिछाए बैठी थी, गोपियाँ किशन की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम तो कुछ कॉमन सेंस से देखेंगे, यह भी गलत लग रहा है, यह भी गलत लग रहा है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठा कर बैठी थी, यह भी गलत लग रहा है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। तो यही जो है सबसे शुद्ध वाक्य है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग में कन्फ्यूजेबल है, यानी कि आचार्य भरत मुनि इनका पूरा नाम है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि आचार्य भरत के अनुसार, यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों। उन्होंने 8 रस माने हैं, जिसमें श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस और अद्भुत रस, यानी कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। प्रश्न नंबर 28 हम देखेंगे दोस्तों कि जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि जो सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और जैसे अगर हम देखें तो विषय जीव पाई प्रभुताई, अमूढ़ मोह बस हो ही जनाई, यहाँ पर यह जो है चौपाई है। बाकी अन्य विकल्पों को अगर हम देखें दोस्तों तो रोला एक सममात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें मात्राएं 13-11 और 13-11 के अनुपात में होती हैं। सोल्ठा जो है वह अर्ध सममात्रिक छंद है और जो दोहा है दोस्तों उसी का उल्टा, यानी कि दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोल्ठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 29 हम देखेंगे कि कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलकंत, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है।
आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है दोस्तों? 10, 8, अनंत और 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प ए यानी कि 10। अब यहाँ पर दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए हैं। तो दोस्तों जो ये भरत आ रहा है तो यह पूरा इनका नाम जो है भरत मुनि है, आप याद रखेंगे भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए हैं, आचार्य वामन ने 20 काव्य दोष बताए हैं और भामन ने 21 काव्य दोष तथा आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। तो आपको आचार्य भरत मुनि का याद रखना है कि उन्होंने कितना काव्य दोष बताया दोस्तों? 10। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि लोक की उक्ति लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ लोक की उक्ति होता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ता एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई भी कठिन काम पूरा नहीं होता। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे दोस्तों कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका जो है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल का नाम किसने दिया दोस्तों? तो आप जो है इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल का जो है नाम दिया था। बाकी दोस्तों मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल का नामकरण किया था, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी थी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम जो है 34, 35, 36 और 37 को देखेंगे। तो ये प्रश्न जो है वह आपको दिए गए गद्यांश से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर गद्यांश के दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो गद्यांश से प्रश्न पूछा जाता है और एक जो है गद्यांश में खाली स्थान को भरना होता है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे कि 4 जो है खाली स्थान दिए गए हैं, 5 तो इनको भरना है दोस्तों। तो आइए रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? वृद्धि। आइए एक बार देखते हैं यहाँ पर। पहला कि सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है। सभी सजीवों में उपापचयी क्रियाएं आकार में पहला वृद्धि, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय कार्य करने की क्षमता। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इनको पढ़ करके और उपयुक्त जो विकल्प है उसको आप इसमें भरेंगे। रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि आकृति जो है वह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अर्थपूर्ण वाक्य होगा कि सभी पौधों एवं जंतुओं की निश्चित आकृति होती है। 36 में रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जनन। और दोस्तों प्रश्न नंबर 37 यहाँ पर कि दिए गए रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि आधार जो है यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा दोस्तों? आधार भरा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का हिंदी का मॉडल पेपर 9 यहाँ पर देखा। तो आप सभी साथी जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप एक विश्वास बनाइएगा क्योंकि UPSSC जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई थी उसमें आप हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं सब जो प्रैक्टिस सेट है इन्हीं से आपको हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। अनेक शब्द का एक शब्द, संधि, मुहावरा, समास, इन्हीं से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ जुड़िए, आपको यहाँ पर पूरे 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप सभी साथी जुड़ेंगे एग्जाम फर्स्ट चैनल से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।